हिमाचल प्रदेश में भले ही अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए ये राह काफी कठिन नजर आ रही है, जिसका नमूना उपचुनावों में भी देखने को मिल चुका है। राज्य में बीजेपी की स्थिति पहले ही कमजोर दिख रही थी, लेकिन अब एक पार्टी ने बीजेपी की इस राह को और मुश्किल बना दिया है। आखिर कौन सी पार्टी बनी बीजेपी के लिए मुसीबत और क्यों, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी दल चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और दूसरे दलों को कमजोर करने की कवायद में जुट गए हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है सत्ताधारी बीजेपी को, क्योंकि जहां पहले ही वो उपचुनावों में कांग्रेस से मात खा चुकी है, वहीं अब पंजाब में जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल में अपने कदम जमाने की कोशिश तेज कर दी है, जिससे अब आम आदमी पार्टी भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल आप हिमाचल में लगातार रैलियां कर रही है। मंडी के सफल रोड शो के बाद अब आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के शाहपुर में रैली करने का फैसला किया है। इससे भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है, जिसके चलते खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के एक के बाद एक दौरे प्रस्तावित कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश में आए दिन कोई न कोई आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा है। उसी कड़ी में अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजर कई बीजेपी नेताओं पर है। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि कई नेता भाजपा से आम आदमी पार्टी में आने के लिए तैयार हैं और इस दावे के बाद से अरविंद केजरीवाल के दौरे से पहले नड्डा कांगड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि कांगड़ा में विधानसभा की 15 सीटें हैं और भाजपा में सबसे ज्यादा घमासान कांगड़ा में ही है और अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश में ज्यादा सक्रिय होने से बीजेपी में डर का माहौल है। इसके चलते अब बीजेपी जमीनी स्तर पर सर्वे भी करवा रही है। खैर, बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये साफ है कि आप बीजेपी के जीत के रास्ते की रुकावट बन सकती है और इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में टक्कर का फायदा कांग्रेस उठा ले जाए। मोदी सरकार देश में विकास का दावा करती है। हर मंच से पीएम मोदी ऐलान करते हैं कि हमने विकास से देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है, लेकिन मौजूदा हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। स्थिति बताती है कि सरकार केवल दावे करती है, जबकि हकीकत में तो विकास हुआ ही नहीं है, जिसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। और अब तो लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। देश का विकास तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी, लेकिन जब से मोदी सरकार ने देश की सत्ता संभाली है, तब से अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। लाल निशान से हरे निशान की तरफ बढ़ ही नहीं पा रही है और अब तो दिनों दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, जिसे लेकर रेटिंग एजेंसियां भी लगातार अलर्ट जारी कर रही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी देश को निराश करने वाले आंकड़े जारी किए हैं। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत को लेकर अपने इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट में कटौती की है। अपनी नई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 8.2 रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले आईएमएफ ने जब जनवरी में अपनी रिपोर्ट जारी की थी, तब उसने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9% रहने का अनुमान जताया था। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने अगले वित्त वर्ष के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अनुमान को भी कम किया है। पहले आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान जताया था। इसे अब 0.2% कम करके 6.9% कर दिया गया है। हालांकि आईएमएफ की रिपोर्ट अगले साल महंगाई घटने के संकेत देती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की महंगाई दर 6.1% रह सकती है, जबकि अगले वित्त वर्ष 2023-24 में इसके 4.8% पर रहने का अनुमान है। आईएमएफ के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान में कटौती से पहले वर्ल्ड बैंक भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट घटा चुका है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% रहेगी। अब तमाम रेटिंग एजेंसियां अपने अनुमान को घटा रही हैं, जो देश के लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि जब तक विकास दर नहीं बढ़ेगी, तब तक तरक्की संभव नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक तरफ सोनिया गांधी एक्शन में हैं, तो वहीं कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का साथ मिल चुका है। सोनिया की पीके के साथ 10 जनपद पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली आ चुके हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर को लेकर कह दी है बड़ी बात।
देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस को फिर से मजबूत करने का बीड़ा उठाया है। 10 जनपद पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीके को लेकर बड़ी बात कही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि उनका अनुभव विपक्ष को एकजुट करने में काम आ सकता है। यही नहीं, गहलोत ने प्रशांत किशोर को देश का ब्रांड भी बताया। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से अगले लोकसभा चुनाव और कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए पेश की गई रणनीति पर पार्टी के भीतर गहन मंथन का दौर जारी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को एक बार फिर से पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रशांत किशोर के साथ चर्चा की थी। वहीं बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, प्रशांत किशोर देश में एक ब्रांड बन गए हैं। 2014 में वो नरेंद्र मोदी के साथ थे, फिर नीतीश कुमार के साथ और पंजाब में कांग्रेस के साथ वो कई अन्य लोगों के साथ भी रहे हैं। हम विशेषज्ञों और एजेंसियों से भी सलाह लेते हैं, इसलिए उनका अनुभव विपक्ष को एकजुट करने में काम आ सकता है। अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, देश में जिस तरह से हिंसा हो रही है उससे देश किस दिशा में जाएगा ये सबको पता चल गया है। देश में खतरनाक पॉलिसी चल रही है, देशवासियों को समझना पड़ेगा। हमेशा सत्ता पक्ष का काम हिंसा रोकना होता है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। खबरों की माने तो कांग्रेस में पीके के शामिल होने की बस औपचारिक घोषणा होना बाकी रह गया है। पीके को चुनाव रणनीति के साथ विपक्षी दलों के साथ बातचीत और समझौते की पूरी जिम्मेदारी दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। पीके के लगभग सभी पार्टियों से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए कांग्रेस के साथ वो दूसरे दलों को आसानी से जोड़ सकते हैं, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों में दिखाई देगा। देश में पिछले कुछ दिनों से दो समुदायों के बीच झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे देश का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ऐसे में कार्रवाई करने में भी बीजेपी अब सभी जगह एक ही तरीका अपना रही है। हालांकि सरकार के मनमाने रवैये और कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होना बाकी है। लेकिन इस बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और ओवैसी ने तो सरकार को खुली धमकी दे दी है। आखिर क्या बोले ओवैसी, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी राज में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की खबरें कुछ ज्यादा ही आने लगी हैं। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। सबसे पहले राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी माहौल खराब करती है और जब उसके बाद राज्य में झड़प होती है तो सरकार बुलडोजर चलवाती है। ये सब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को भी मिला। और खास बात यह है कि ये तीनों ही बीजेपी शासित राज्य हैं और अब बीजेपी यही पैंतरा दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी अपनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देते हुए एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। वहीं कल इस मामले में सुनवाई भी होगी। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ये मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है और उस पर सुनवाई होना बाकी है। अब सरकार के इस रवैये के चलते विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पहले विपक्ष ने इन घटनाओं का जिम्मेदार बीजेपी को बताया था और अब बीजेपी की इस बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना कर रहा है। इसी बीच अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को खुली चेतावनी दी है। ओवैसी ने सरकार को धमकाते हुए कहा कि अगर 20 करोड़ लोगों का एक छोटा सा भी हिस्सा कट्टरपंथी हो जाता है और जवाबी हिंसा को अपना लेता है तो क्या भारतीय राज्य सुरक्षा चुनौती से निपटने में सक्षम होगा? क्या राज्य को हमें सुरक्षित रखने में सक्षम बनाने के लिए और अधिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का त्याग करना होगा? ओवैसी ने सरकार को खुली चेतावनी दी है। इससे पहले भी ओवैसी ने केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी अपने निशाने पर ले लिया था। इतना ही नहीं, ओवैसी ने इन सभी घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार भी बताया था। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बुलडोजर पर ब्रेक तो लग गया है, लेकिन इस पर कब तक ब्रेक लगा रहता है और कल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस 3 घंटे की कार्रवाई में न जाने कितने लोगों का नुकसान हो गया है, ये सोचने वाली बात है। राजस्थान में चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा गरमाया हुआ है।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी विपक्ष में है और दोनों ही दल चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच भरतपुर में पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है, जिससे राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने के संकेत मिले हैं। आखिर क्या बोले सचिन पायलट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2018 में बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने राजस्थान की सत्ता पर कब्जा जमाया था, लेकिन वहीं कुछ दिनों में ही राजस्थान कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझने लगी और ये अनबन थी सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। खासकर 2 साल से ये अनबन कुछ ज्यादा ही तेज होती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस कलह को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के लिए प्रचार में लगे सचिन पायलट ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कांग्रेस के लिए राहत के संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार रिपीट होगी, इस बार पुरानी प्रथा को तोड़ देंगे। राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा रही है, लेकिन इस परंपरा को इस बार हम तोड़ देंगे। इतना ही नहीं, पायलट ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। पायलट ने कहा, इस देश के संविधान ने सभी को अधिकार दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति बिरादरी का हो, वह अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, उसमें कोई गतिरोध पैदा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं हिंसा होती है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई पार्टी, कोई व्यक्ति या संगठन हिंसा का सहारा लेता है तो प्रभावशाली कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा हुआ भी है। इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ना गलत है। पायलट ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण से जीत जाती है, लेकिन जनता सब जानती है, जनता के सामने पोल खुल जाएगी। बता दें कि चुनावों से पहले पूर्व डिप्टी सीएम की तरफ से आ रहे बयान से कांग्रेस में सब ठीक होने के संकेत मिल रहे हैं। अब पायलट के इन बयानों के आने के बाद कयास हैं कि आलाकमान ने पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना लिया है, जिसके चलते ही उनके सुर बदल गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आलाकमान सचिन को क्या जिम्मेदारी देने वाला है। खैर, ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन पायलट की नाराजगी खत्म होना कांग्रेस के लिए खुशी की खबर तो है। देश में राष्ट्रपति चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति चुनावों में जो वोटों का समीकरण है, उसमें बहुमत ना तो एनडीए के पास है और ना ही यूपीए के पास। ऐसे में उन दलों पर सभी की नजर है जो ना तो सरकार के साथ है और ना ही विपक्षी गठबंधन के साथ। लेकिन चुनावों से पहले विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिससे साफ है कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में कड़ा मुकाबला हो सकता है। राष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी बहुमत से 9000 से ज्यादा वोट दूर है। ऐसे में विपक्ष अगर एकजुट होता है तो अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार जिता सकता है। चुनाव की अधिसूचना 2 महीनों में ही जारी हो जाएगी, इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। विपक्ष ने उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ ही विपक्षी एकता की भी कोशिश तेज हो गई है। देश के मौजूदा हालात को लेकर हाल ही में 13 दलों के नेताओं के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी में भी विपक्षी एकता की झलक दिखाई दी। जल्दी कई और दल भी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के महासचिव डी राजा ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनावों में विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा। 13 राजनीतिक दलों की बैठक में इस पर आम सहमति हो चुकी है। पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने बिहार पहुंचे राजा ने कहा कि पहले हमारी नजर नीतीश कुमार पर थी, लेकिन वो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर चलते हैं, उसके इशारे पर ही सरकार चलाते हैं, इसलिए हमने उनसे दूरी बना ली है। हम लोग नीतीश कुमार से बातचीत नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनावों में भी हम उनसे मदद नहीं मांग रहे। राष्ट्रपति चुनावों के लिए बहुमत विपक्ष के पास है। अगर सत्ताधारी दल खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करता है, केंद्रीय एजेंसियों से विपक्षी सदस्यों पर दबाव नहीं डालता है, तो चुनावों में विपक्ष उम्मीदवार ही जीतेगा। राजा ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। सीपीआई महासचिव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों से देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हर दिन पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, आमजन त्रस्त है। देश में 90% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। मोदी सरकार संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। संविधान, लोकतंत्र और देश सभी मुश्किल में है। इसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस को मजबूत बनाने की कवायद जोरों पर है। जहां एक तरफ गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हाथ को ताकत दी जा रही है, तो वहीं बिहार में कांग्रेस की बाहर लाने के लिए पार्टी को नए चेहरे की तलाश है। जी हां, कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर इन दिनों चर्चा तेज है। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि बिहार कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इन सवालों के बीच कई दिग्गजों के नाम रेस में आगे चल रहे हैं।
बिहार में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मदन मोहन झा के त्यागपत्र के बाद से नए चेहरों को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। मदन मोहन झा के त्यागपत्र के बाद से नए चेहरों को लेकर चर्चाएं तो तेज हैं, लेकिन अब तक किसी भी दिग्गज के नाम पर मोहर नहीं लगी है। माना जा रहा था कि पार्टी उपचुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस सस्पेंस के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब चुनाव और उपचुनाव का दौर समाप्त हो चुका है। ऐसे में बिहार कांग्रेस को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की माने तो बिहार कांग्रेस की कमान ऐसे नेता को दी जा सकती है जो जनता की भी पसंद हो। फिलहाल इतना तय है कि प्रदेश की कमान तय करने का काम उतना आसान नहीं है। अध्यक्ष बनते ही विरोधी खेमा तैयार होने के आसार हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान का फैसला चौंकाने वाला हो सकता है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कुटुंबा विधायक राजेश राम, पूर्व सांसद रंजीता रंजन, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह जैसे नेताओं के नाम आगे बताए जा रहे हैं। वहीं चर्चा तो कन्हैया कुमार के नाम की भी तेज है। दरअसल बिहार कांग्रेस को सामाजिक समीकरणों के साथ जनता के सवाल पर संघर्ष करने वाला नेता चाहिए और कन्हैया उन्हीं में से एक हैं। वो कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की बड़ी पसंद है। इसी के साथ ही कन्हैया की जाति भूमिहार है और ये जाति अब बीजेपी छोड़कर राजद की ओर जाती दिख रही है। कांग्रेस चाहती है कि कन्हैया कुमार के सहारे वो सवर्ण वोट बैंक पर अपना कब्जा करें। अब पार्टी में तो कन्हैया के नाम को लेकर कयासों का बाजार गर्मा रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार आला कमान किस नाम पर मोहर लगाता है। शिवसेना नेता संजय राउत अक्सर केंद्र की मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। अभी हाल ही में हुए दिल्ली में टकराव के मामले को भी संजय राउत ने बीजेपी की साजिश करार दिया था। शायद उनके बयानों से परेशान सरकार ने अब उनके ऊपर असामाजिक तत्व होने का टैग लगा दिया है। मुंबई पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त काफी गर्म है। बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। केंद्र की मोदी सरकार पर अब अपने बयान से वार करने वाले शिवसेना नेता संजय राउत को लेकर मुंबई पुलिस की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आना पक्का है। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में ये दावा किया है कि शिवसेना के नेता संजय राउत और एनसीपी लीडर एकनाथ खड़से के फोन टैप किए गए थे। उन्हें असामाजिक तत्व मानते हुए उनके फोन की टैपिंग कराई गई थी। मुंबई पुलिस ने कहा कि स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कुछ और लोगों के नाम असामाजिक तत्वों की लिस्ट में डाल दिए थे। पुलिस ने कहा कि ये लिस्ट गृह विभाग को भेजी गई थी और उसके बाद फोन टैपिंग की मंजूरी दी गई थी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में ये टैपिंग होने का दावा मुंबई पुलिस की जांच में किया गया है। पुलिस ने कहा कि मंजूरी मिलने के बाद एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से का फोन 67 दिनों तक टैप किया गया था। इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय राउत के फोन की टैपिंग 60 दिनों तक की गई थी। आरोप है कि संजय राउत और एकनाथ खड़से के फोन की टैपिंग तब हुई जब रश्मि शुक्ला विभाग की हेड थी। पिछले दिनों उनके खिलाफ इसे लेकर केस भी दर्ज किया गया था। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव जैन की शिकायत के आधार पर रश्मि शुक्ला पर केस दर्ज किया गया था। रश्मि शुक्ला के खिलाफ सेक्शन 165 और आईपीसी के सेक्शन 26 के तहत केस दर्ज किया गया था। तो मुंबई पुलिस के इस खुलासे से साफ है कि शिवसेना सांसद संजय राउत बीजेपी के निशाने पर थे। संजय राउत के बयानों से परेशान बीजेपी ने उनके फोन टैप करवाए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, तो आने वाले चुनावों में बीजेपी और शिवसेना के बीच फोन टैपिंग का मामला भी गर्मा सकता है। वैसे बीजेपी पर फोन टैपिंग का आरोप पहली बार नहीं लगा। इससे पहले भी राहुल गांधी जैसे नेताओं के फोन टैप कराने को लेकर बीजेपी फंस चुकी है। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। मामले में जहां एक तरफ जांच जारी है, तो वहीं सरकार ने जहांगीरपुरी में भी यूपी और एमपी वाला ही पैंतरा अपनाया है, जिसके बाद से इलाके में हलचल मची हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, लेकिन अपने एक कदम के चलते सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया है। आखिर क्या है मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी। मामले में लगातार जांच जारी है। कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों पर ही विपक्ष सवाल उठा रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष का तो आरोप है कि इस घटना के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है, यानी सरकार चौतरफा घिर गई है। लेकिन इसी बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे साफ है कि बीजेपी सभी जगह अब एक ही तरह से कार्रवाई करते हुए अपनी मनमर्जी चलाएगी। दरअसल नगर निगम ने इस घटना के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया है। निगम के इस फैसले के बाद सुबह से ही जहांगीरपुरी में हड़कंप मच गया था। लोग अपना सामान हटाने में जुट गए थे, तो वहीं सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर से फुटपाथ, सड़क पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाए जाने का अंदेशा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा, लेकिन बीजेपी की रणनीति से हर कोई वाकिफ है कि वो ऐसा करके खौफ पैदा करना चाहती है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद अब ये बुलडोजर दिल्ली तक पहुंच चुका है। वहीं मोदी सरकार की इस मनमर्जी और लोगों में खौफ पैदा करने की नीति पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 8 साल की बड़ी चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत के पास केवल 8 दिनों का कोयला भंडार है। मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है। बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे, जिससे नौकरियों का और नुकसान होगा। मोदी जी, नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को महंगाई और दूसरे मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह दी है। इसके अलावा एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी घरों को तबाह करने जा रही है। कोई नोटिस नहीं, अदालत जाने का मौका नहीं, बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा देना है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया। खैर, अब सरकार ने महंगाई जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार का ये तानाशाही रवैया और कितनों के लिए मुसीबत बनता है। देश में हिंदुत्व का कार्ड खेलकर बीजेपी ने सत्ता में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। यही वजह है कि वो इस मोर्चे पर हर बार शिवसेना को नाकाम साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन उद्धव ठाकरे भी राजनीति में परिपक्व हो गए हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि हिंदुत्व के मोर्चे पर बीजेपी को हराने के लिए क्या करना चाहिए। यही वजह है कि राज्य में बिगड़ते माहौल के बीच उद्धव ठाकरे हर मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रखते नजर आ रहे हैं। देश की सियासत का रुख हिंदुत्व की तरफ मोड़कर राजनीतिक दल चुनावी फायदा लेने की कोशिश करते हैं और इस सच से हर कोई वाकिफ है कि बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व के मोर्चे पर खुद को सबसे आगे रखने की जुगत में लगे रहते हैं। राम नाम जप कर दोनों दल जनता को लुभाने की पूरी जद्दोजहद करते नजर आते हैं। जहां बीजेपी ये साबित करने की कोशिश करती है कि वो धर्म की सबसे बड़ी रक्षक है, तो वहीं उद्धव की सेना भी पीछे नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर माहौल तैयार किया गया, उसे लेकर बीजेपी शिवसेना को घेर रही है। इसीलिए उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मोर्चे पर फूंक फूंक कर कदम रखते नजर आ रहे हैं। इसका उदाहरण 13 विपक्षी नेताओं की तरफ से हस्ताक्षर किए पत्र को माना जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री ठाकरे शामिल नहीं थे। विपक्षी पार्टियों ने देश में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर ये पत्र केंद्र को लिखा था, लेकिन उद्धव ने इस पर दस्तखत नहीं किए। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हिंदुत्व को लेकर दिए जा रहे दबाव के चलते शिवसेना ने ये फैसला लिया था। शिवसेना में इस बात को लेकर परेशानी दिख रही है कि बीजेपी और मन से संभावित रूप से ये धारणा तैयार कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने के बाद पार्टी ने अपनी मूल विचारधारा को कमजोर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना नेताओं का मानना है कि अगर पार्टी विपक्षी दलों के साथ पत्र पर हस्ताक्षर करती तो बीजेपी शिवसेना पर हिंदुत्व को कमजोर करने के आरोप लगा सकती थी। वहीं सेना के कई नेताओं का ये मानना भी है कि बीजेपी और मनसे को हिंदुत्व का एकमात्र संरक्षक बनने देना सेना के वोट बेस को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मोर्चे पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, जिससे बीजेपी की बौखलाहट बढ़ सकती है।
हाल में हुए 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की और ये चारों वही राज्य थे जहां वो पहले से ही सत्ता में थी। और पंजाब में वो जीत हासिल नहीं कर सकी, यानी जिस राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां उसकी राह मुश्किल हो रही है। और इसी डर के चलते बीजेपी ने अभी से राजस्थान पर फोकस करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए पार्टी सबसे पहले अंदरूनी कलह को खत्म करने की कोशिश में लग गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसके लिए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है, जिसका मुख्य कारण है पार्टी के अंदर जारी कलह। राजस्थान में बीजेपी सत्ता में नहीं है, ऐसे में वहां जीत हासिल करना उसके लिए पहले ही चुनौती बना हुआ है। ऐसे में पार्टी में जारी अंदरूनी कलह भी पार्टी की जीत की राह को कठिन बना रही है और बीजेपी को यही डर सता रहा है, जिसके चलते पार्टी आलाकमान लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में लगा हुआ है। खासकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को साधने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, क्योंकि आलाकमान जानता है कि वसुंधरा की नाराजगी बीजेपी को राजस्थान में भारी पड़ सकती है और वसुंधरा लगातार शक्ति प्रदर्शन भी कर रही हैं। ऐसे में अब वसुंधरा की नाराजगी को खत्म कर उन्हें साधने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान संभाल ली है, जिसके चलते आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, अर्जुन राम मेघवाल, अरुण सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। ये बैठक तब बुलाई गई है जब बीते दिनों पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने राजस्थान में एक बैठक के दौरान पार्टी में चल रही गुटबाजी पर नाराजगी जताई थी और उस बैठक से राजे नदारद थी, जिसके बाद बीएल संतोष ने बिना नाम लिए ही वसुंधरा पर जमकर निशाना साधा था। उस बैठक के बाद जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी में जारी कलह को शांत करने के लिए आज बैठक बुलाई थी और वसुंधरा को साधने की कोशिश की थी। हालांकि नड्डा की ये कोशिश कितनी सफल होगी ये बता पाना अभी मुश्किल है, लेकिन इससे ये साफ है कि वसुंधरा की नाराजगी से बीजेपी में खौफ का माहौल है। राजस्थान में जीत मुश्किल है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कुमार विश्वास की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब पंजाब में आपकी सरकार है तो वहीं सीएम भगवंत मान ने कुमार विश्वास को सबक सिखाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। तो क्यों अब सीएम भगवंत मान और कुमार विश्वास हैं आमने सामने, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज का दिन कुमार विश्वास शायद ही कभी भुला पाए। एक वो वक्त था जब कुमार विश्वास दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तारीफों में कसीदे पड़ा करते थे, लेकिन अब ये दोस्ती टूट चुकी है। पंजाब चुनाव के वक्त कुमार विश्वास ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरा था और जो वीडियो कुमार विश्वास ने ट्विटर पर शेयर किए थे, उनसे सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल मुश्किल में नजर आ रहे थे। अब बारी कुमार विश्वास की है। आज सुबह सुबह पंजाब पुलिस के जवान कुमार विश्वास के घर पहुंच गए। इस बात की जानकारी कुमार विश्वास ने ट्वीट करके दी है। हालांकि अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि पंजाब पुलिस किन वजहों से कुमार विश्वास के घर पहुंची है, लेकिन पंजाब चुनावों के दौरान कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस के घर पहुंचने पर कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, कभी भगवंत मान को मैंने ही आप में शामिल करवाया था। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी देते हुए लिखा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हैं, वो एक दिन तुम्हें व पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कुमार विश्वास के सनसनीखेज वीडियो से राजनीति गर्मा गई थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने देश को तोड़ने की बात कही थी। यही नहीं, विश्वास ने इस मामले पर केजरीवाल से जवाब भी मांगा था। हालांकि इसके जवाब में केजरीवाल ने खुद को स्वीट आतंकी बताते हुए कहा था कि वो लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बना रहे हैं। कुमार विश्वास के ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने भी ट्वीट करके पलटवार किया है। कहा है कि कांप क्यों रहे हैं, जो चुनाव से पहले बोला था उसी का सबूत मांगने पंजाब पुलिस पहुंची।